हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी के नए पैटर्न पर आपने देखा होगा कि आयोग उत्तराखंड की भाषा बोली संस्कृति से संबंधित नए नए सवाल पूछ रहा है। इस वीडियो में हम ऐसे ही सवालों को देखने वाले हैं जो आयोग ने अपनी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिम संबंधी नहीं है। चार ऑप्शन है, हिमाल, ह्यूम, हॉल या फिर ह्यूमन। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, हॉल शब्द हिम संबंधी नहीं है। हिम यानी बर्फ, हिमाल, ह्यूमन ये शब्द हैं हिम से संबंधित। जबकि हॉल का मतलब क्या होता है? हॉल का मतलब होता है धुंध या फिर कोहरा। ऑप्शन नंबर सी को राइट करने के बाद अगला सवाल, आंचरी को मतलब होंद यानी आंचरी का मतलब क्या होता है? चार ऑप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं, राइट ऑप्शन आपको बताना है। आंचरी का मतलब होता है कृष्ण की गोपियों की आत्मा या अप्सरा। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है? चार ऑप्शन है, जीत सिंह नेगी, जगदीश बकरोला, किशन सिंह पवार, गजेंद्र रावत। कौन नहीं है? गजेंद्र रावत गढ़वाली लोक गायक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बाकी जीत सिंह नेगी, जगदीश बकरोला, किशन सिंह पवार ये तीनों गढ़वाली लोक गायक हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो सही नहीं है वो आपको बताना है। देखो, बौराण का मतलब होता है बहुरानी, डांटी का मतलब होता है अविवाहित स्त्री, झलनाती का मतलब होता है पोते का पुत्र। जबकि जीठान का मतलब क्या होता है? जीठान का मतलब देवरानी नहीं होता, जीठान का मतलब होता है जेठानी। तो ऑप्शन नंबर ए ऐसा हो जाएगा जो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ दोस्तों हम बढ़ जाते हैं। देखो, पेपर में एक सवाल बन सकता है। अगर आपसे सवाल बने मयडी जेडी का मतलब क्या होता है, ये आपको लिख भी लेने हैं, क्योंकि ऐसे सवाल आयोग पूछ रहा है और ये सवाल भी आपकी परीक्षा में बन सकता है। अगर आपके सामने सवाल बन जाए मयडी जेडी का मतलब क्या होता है, तो मयडी जेडी का मतलब होता है माँ बेटी। ठीक है ना, ये सवाल भी आपका अब तैयार हो गया, और अगर पेपर में ये दिखता है तो आपका सही हो जाएगा। मयडी जेडी का मतलब होता है माँ बेटी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल हमारे सामने है, जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन है, पाहुन, पाहुना, पौना या फिर पावना। जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहते हैं? पावना कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। जो ऑप्शन नंबर ए है पाहुन, पाहुन कहते हैं कुमाऊनी और गढ़वाली बोली में मेहमान को, कुमाऊनी और गढ़वाली बोली में मेहमान को कहते हैं पाहुन। जबकि जौनसारी भाषा में मेहमान को कहते हैं पावना। तो ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक है गले का हार होना, कथन दो है मंडू पोखील आफी देखील। अब चार ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। कथन ए और कथन दो का एक ही भावार्थ है। कथन एक हिंदी भाषा और कथन दो गढ़वाली का है। कथन एक हिंदी और कथन दो कुमाऊनी। अगला है कथन एक और कथन दो विपरीतार्थक हैं। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कथन एक हिंदी का है और जबकि कथन दो कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है। और जो मंडू पोखिल आफी देखिल है, इसका मतलब क्या होता है? किसी प्रिय वस्तु को अपने पास रखना। ऑप्शन नंबर सी को राइट करने के बाद अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। ये जितने भी सवाल हैं किसी न किसी परीक्षा में आयोग ने पूछे हुए हैं और उन्हीं की वीडियो में आपके बीच लाया हूँ। कथन कुमाऊनी वाचिक परंपरा में लोकोक्तियों और मुहावरों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये मौखिक परंपराएं लगभग सभी भाषा भाषी क्षेत्रों में एक रूपता प्रदर्शित करती हैं। कुमाऊनी और अन्यत्र समाजों में ये परंपराएं बराबर रूप से प्रचलित हैं। कथन को पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अन्य भाषाओं की कहावतों में कुमाऊनी लोकोक्तियों के भाव निहित हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल हमारे सामने है, गढ़वाली भाषा के निम्न शब्दों में कौन सा शब्द माँ का पर्यायवाची नहीं है? गढ़वाली में माँ को ब्वे कहते हैं, बई कहते हैं, बोई कहते हैं। क्या नहीं कहते? बौजी नहीं कहते। बौजी किसे कहते हैं? बौजी कहते हैं भाभी जी को। तो ऑप्शन नंबर बी वो ऑप्शन हो जाएगा जो माँ का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को राइट करने के बाद अब हम बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है,
नौली बारीक घुरट देखो। उक्त लोकोक्ति में नौली शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन है, बधू, नाई, नवेली या फिर देखना। क्या सही करोगे? नौली का मतलब है नवेली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। जत के कंकड़ उत के संकर लोकोक्ति का निम्न सही भावार्थ क्या है? 4 ऑप्शन है, शुभ संकेत होना, कंकड़ों को संकर मानना, परिणाम पर विश्वास करना या फिर विश्वास सर्वोपरि। जत के कंकड़ उत के संकर, इसका मतलब होता है विश्वासी सर्वोपरि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब हम बढ़ जाएंगे साथ में अगले सवाल पर। निम्न में से जागर शब्द का सही अर्थ क्या है? जागर का सही अर्थ क्या है? देवी देवताओं का आह्वान कर मानव माध्यम में अवतरित करने की प्रक्रिया है जागर। ऑप्शन नंबर सी इसमें हम ठीक करते हैं और अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से मौसम संबंधी कौन सा कथन असत्य है? चौमास किसे कहते हैं? वर्षा ऋतु को, एकदम ठीक है। झून, ह्यून या फिर ह्यूद किसे कहते हैं? शीत ऋतु को, ये भी ठीक है। असौज असूज किसे कहते हैं? आश्विन को, ये भी ठीक है। देखो इसमें माघ का महीना लिखा है ग्रीष्म ऋतु, माघ यानी फरवरी, इसको बताया है ग्रीष्म ऋतु। जबकि आपको पता होगा ग्रीष्म ऋतु के महीने कौन कौन से होते हैं? ज्येष्ठ और आषाढ़ होते हैं, ठीक है ना। ज्येष्ठ और आषाढ़ ये होते हैं ग्रीष्म ऋतु के महीने। लेकिन यहाँ पर माघ माघ को लिखा है तो ये इसके साथ सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, तो इसी को राइट करते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। जो हिंदी महीनों के नाम है ना, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, अगर इनको आप याद कर लेते हैं तो पेपर में सवाल को बनाने में आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है और वो सवाल आप लोग सही भी करोगे, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। और आपको पता होगा 1 नंबर आपको बहुत सारे बच्चों से आगे कर देता है। तो ऐसे हिंदी महीनों के नाम भी आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि 2 परीक्षाओं में मैंने ये सवाल देख लिए जो डायरेक्ट पूछे गए हैं ये वाले सवाल, तो आपको हिंदी महीनों के नाम भी याद कर लेने हैं। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। इसमें हमने डी को राइट किया है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती हैं? पहला है पहरू, आदिली कुशली, घराट, भैरू। कौन? ऑप्शन नंबर 1 पहरू भी, आदिली कुशली भी, यानी बी 1 और 2। पहरू और आदिली कुशली ये पत्रिकाएं हैं जो कुमाऊनी में प्रकाशित की जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इन दोनों को हमने देख लिया। एक इसमें ऑप्शन है घराट। अब आप लोग बताओ घराट क्या होता है? घराट को हम लोग पहाड़ी में कहते हैं घट्ट। घट्ट शब्द भी इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। घराट या घट्ट क्या होता है? आटा पीसने की चक्की होती है। अब ये छोटी नदियों के किनारे बनाई जाती है और पानी की मदद से ये आटा या फिर अनाज की जो मात्रा होती है उसे पीसती है, ठीक। घराट भी से कहते हैं और घट्ट भी कहते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं सवाल। देखो पहला सवाल, क्योंकि ऐसे सवाल आयोग पूछ रहा है और ये सवाल बन सकता है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, घराट पर पिसाई के बदले दिया जाने वाला आटा क्या कहलाता है? बताओ। सवाल बने घराट पर पिसाई के बदले दिया जाने वाला आटा क्या कहलाता है? भगवानी कहलाता है। नोट करो इसको। अगर आप ऐसे सवालों को लिख रहे हैं जो आपको नहीं आ रहे तो ये सवाल भी आपको नोट करना है। भगवानी किसे कहा जाता है? घराट पर पिसाई के बदले दिया जाने वाला आटा। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, नोट करो दूसरा सवाल भी। अगर आपसे सवाल पूछा जाए पंचक्की में पीसने के लिए रखी गई अनाज की मात्रा क्या कहलाती है? बताओ। पंचक्की में पीसने के लिए रखी गई अनाज की मात्रा होगी, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे घटवाड़ी। इसे भी आपको नोट करना है। इसे हम क्या कहेंगे? घटवाड़ी। घटवाड़ी। घटवाड़ी हम कहेंगे कि जो पंचक्की में पीसने के लिए रखी गई अनाज की मात्रा है उसे हम कहेंगे घटवाड़ी। और पहला मैंने आपको बताया घराट पर पिसाई के बदले दिया जाने वाला आटा आटा कहलाएगा भगवाड़ी। ये 2 सवाल आपके बन गए हैं, इससे सवाल बन सकता है, ठीक है ना। एक और मैं आपको सवाल देता हूँ। कुमाऊनी बोली में एक शब्द है पनबार, ये भी आपको नोट करना है। तीसरा सवाल देखो ये है। तीसरा सवाल कौन सा है? ये है। अगर सवाल बने कुमाऊनी बोली में एक शब्द है, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो तीसरा सवाल लिखो, कुमाऊनी बोली में एक शब्द है पनबार। अब बताओ पनबार का अर्थ क्या होता है? पनबार का अर्थ है, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप ऑप्शन क्या सही करोगे? इसका मतलब होता है जल का परहेज, यानी सेव वाटर, ठीक। जल का परहेज, ये होता है कुमाऊनी बोली में पनबार का मतलब। 3 सवाल आपने यहाँ पर नोट करने हैं जो सवाल
बन सकता है। अब देखो ये तो पानी वाली चक्की वाली बात थी, ठीक है ना, घराट या घट्ट। एक आपने देखा होगा पहले के, बहुत पहले होता था घर में जो अनाज पीसने के लिए होती थी एक चक्की। अब देखो चक्की, इसे क्या कहते थे बताओ? हाथ से घुमाई जाती थी। अगर आपने देखा होगा तो आपके अगर घर में होगी तो पुराने घरों में चक्की होती थी, ठीक। और हाथ से इसे घुमाया जाता था और यहाँ पर से अनाज डाले जाते थे, फिर ये पीसती थी। जो हाथ से घुमाई जाने वाली अनाज पीसने की चक्की होती है उसे क्या कहते हैं बताओ? इसे क्या कहते थे? जो हाथ से घुमाई जाती थी और अनाज पीसती थी, उस चक्की को क्या कहते थे? उसे हम कहते थे जांदरू। इसको भी नोट कर लो, ये शब्द भी बन सकता है, तो ये भी आपको आनी चाहिए, ठीक। इसे हम कहते थे जांदरू। ये भी सवाल आपका बन चुका है। चलो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सारी चीज़ें हमने इसमें देख ली हैं। बाकी जो मैंने भगवाड़ी बताया और जो मैंने आपको क्या बताया, घटवाणी बताया, पनबार बताया, जांदरू बताया, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एक नंबर आपका कहीं से भी कवर हो सकता है। तो इसमें पेहरू और आदली कुचली था, ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी के नए पैटर्न पर ऐसे सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे आपको हेल्प मिले, सारे सवाल आपको एक ही साथ देखने को मिल जाएँ और आप उन्हें याद कर लो, आगे भी आए तो आपको पता चलेगा। उससे संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो मैं आपको बता दूंगा। एक रिक्वेस्ट आपसे है, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इसके साथ ही आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे तो आपकी तरह और बच्चों के पास भी ये वीडियो जाएगी। तो ये काम आपको ज़रूर से कर देना है, ठीक है ना। अगला देखो फिर, अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। अब मिलाओ फिर। देखो राजी कौन होते हैं? राजी को हम कहते हैं बनरौत, यानी बन रावत, जंगल का राजा। ये सारी चीज़ें हम कहते हैं राजी को। तो राजी को हम मिला लेते हैं बनरौत से। इसके बाद अगला देखो भोटिया। भोटिया का आपने एक पढ़ा होगा, एक भोटिया, सौ का भोटिया पढ़ा है, ये भी मिला लिया। सौ का जुड़ जाएगा किससे? भोटिया से। थारू, थारू किससे जुड़ेगा बताओ? थारू जुड़ जाएगा कुरी से, ऑप्शन नंबर 2 वाले से। और बोक्सा, बोक्सा जुड़ जाएगा बचे हुए तोमर से। तो इस तरीके से हमने इसको सही मिला लिया है। राजी बनरौत, भोटिया सौका, थारू कुरी और बोक्सा तोमर। तो हमने ये मिला लिया। इसके साथ ही आप इस तरीके से जो ऑप्शन दिए गए हैं इन्हें भी आप लोग फिर कर सकते हो। अब हम बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। आपको ध्यान से देखना है और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश भी करनी है। मेरे बताने से पहले आपको देखना है कि मैंने क्या सोचा था, क्या मेरा ऑप्शन वो सही था जो मैं सही मान रहा था। अगला देखो, बाजूबंद प्रेम गीत होते हैं। आपको बताना है, निम्न कथनों पर विचार करना है और सही आपको बताने हैं कि कौन कौन से इसमें सही थे। अब देखो बाजूबंद प्रेम गीत होते हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा। हाँ, बाजूबंद प्रेम गीत होते हैं। छोपती स्त्री पुरुषों का सम्मिलित मंडलाकार नृत्य होता है, ये भी आपने पढ़ा ही होगा। तो 1 2 तो ठीक कर दिए हमने। खुदेड़ गीत विवाह के अवसर पर दुल्हन की विदाई के समय गाए जाते हैं। खुदेड़ गीत ऐसा तो नहीं होता, तो ये तो मैंने नहीं पढ़ा, ये गलत हो गया। अगला, मांगल गीतों का गायन जागरों के समय किया जाता है, नहीं। मांगल गीत गाए जाते हैं कब? शादी विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। तो 1 और 2 सही हैं, 3 और 4 गलत हैं। 1 और 2 को हमने क्या कर दिया था यहाँ पर? सही कर दिया था, ठीक। 1 भी सही था, 2 भी सही था। लेकिन यहाँ पर दिया है देखो, खुदेड़ गीत विवाह के अवसर पर दुल्हन की विदाई के समय गाए जाते हैं। लेकिन खुदेड़ गीत कब गाए जाते हैं आपको पता है? जो खुदेड़ गीत होते हैं भावनात्मक गीत होते हैं। कैसे गीत होते हैं? भावनात्मक। और खुदेड़ गीत की एक विशेषता होती है, ये अलगाव की भावना को दर्शाते हैं। अलगाव यानी जब आप किसी से दूर हो जाते हैं और तब उनकी यादों में गाए जाते हैं ये गाने, पुनर्मिलन की आस में, ठीक। और एक शांत वातावरण में जाकर ये खुदेड़ गीत गाए जाते हैं, किसी से अलगाव होने की स्थिति में, पुनर्मिलन की आस में और यादों में गाए जाते हैं, और ये होते हैं खुदेड़ गीत, ठीक। ये आपको याद हो गया। तो तीसरा कथन इस तरीके से सही नहीं है। और चौथा इसने लिखा है मांगल गीतों का गायन जागरों के समय किया जाता है। जागरों के समय मांगल गीत नहीं गाए जाते। जो मांगल गीत होते हैं वो शादी विवाह में गाए जाते हैं, आपने सुने भी होंगे। और जो मांगल गीत होते हैं ना, इन्हें ही क्या कहते हैं, कई जगहों पर शकुनाखर भी कहा जाता है। शकुनाखर, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। शकुनाखर, जो मंगल गीत होते हैं कई सारी जगहों पर इन्हें शकुनाखर भी कहते हैं और शादी विवाह के अवसर पर ये गाए जाते हैं। खुदेड़ मैंने आपको बता दिया, बाकी ऊपर के 2 सही हैं। 1 और 2 सही, 3 और 4 गलत। 1 और 2 सही, 3 और 4 गलत, ये दिखता है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए को हम राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ दोस्तों बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, देखो
जो गाने थे ना, इनसे संबंधित भी सवाल पूछे थे, तो ऐसा सवाल भी मैं आपके बीच लेकर आया हूँ। सूची 1 है, सूची 2 है, आपको मिलाना है कौन सा सही है। सिल्की बांध, सिल्की बांध गाना किसका है? सिल्की बांध किसका है? मंगलेश डबराल का, इसको मिला देंगे बी से। ओट्टुआ बेलन किसका है? ये आपने सुना भी होगा, नरेंद्र नेगी जी का, तो इसको मिला देंगे सी से। मोहना तेरी मुरली, ये गाना किसका है? प्रीतम भरतवाण जी का है, तो इसे मिला देंगे ए से। 16 गाँव की बांध रुकमा, ये है साहब सिंह रमोला का, तो इस तरीके से हमने मिला दिया है जो जिससे संबंधित था। सिल्की बांध मंगलेश डबराल, ओट्टुआ बेलन नरेंद्र नेगी जी, मोहना तेरी मुरली प्रीतम भरतवाण, 16 गाँव की बांध रुकमा साहब सिंह रमोला। इस तरीके से आप नीचे भी ऑप्शन मिला सकते हो। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंध बोधक नहीं है? गंध का मतलब क्या होता है? स्मेल, यानी खुशबू है ना, जो सूंघ रहे हैं हम लोग, गंध बोधक। जो नहीं है वो आपको बताना है। कुमरान है, किकरान खिकरान ये भी है, घियाण ये भी है, घमाण नहीं है। घमाण घमाण क्या होता है? घमाण होता है धूप वाली जगह, धूप वाली जगह। धूप वाली जगह का मतलब क्या है? घमाण यही होता है, ठीक। घमाण होता है धूप वाली जगह, यानी आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम में जो पहाड़ी जगहों में आप जिनके घर होंगे, तो जब घर में धूप नहीं आती तो एक ऐसा जगह होती है जहाँ जल्दी धूप आ जाती है और देर तक रहती है, और जहाँ धूप लगी रहती है तो आप लोग क्या करते होगे? वहीं जाकर क्या कर लेते होगे? बैठ जाते होगे जब ज़्यादा ठंड होती है ना। तो ऐसी जगह जहाँ पर अच्छी धूप जल्दी भी आ जाती है, देर तक भी रहती है, यानी धूप रहती है, मेरा कहने का मतलब है वो मैं आपको समझा रहा हूँ बस। वहाँ पर धूप रहती है, बनी रहती है धूप अच्छी, तो उस स्थान को कहते हैं हम घमाण। ये गंधबोधक शब्द तो नहीं है। बाकी जो 3 है, कुमरान किकरान घियाण, ये गंधबोधक शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ हम दोस्तों बढ़ जाते हैं। पूर्वी कुमाऊनी की बोलियों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है? बोलियों को मिलाना है। कैसे होगा? कुमैया, कुमैया को हम मिला लेंगे किससे? चंपावत से, चंपावत क्षेत्र से कुमैया मिला ली। सोरयाली को किससे मिला लोगे? सोर परगने की बोली क्षेत्र, इसको मिला लेते हैं। और देखो, और किसको मिलाओगे? सिरियाली और गंगोई, किसे मिलाओगे? सिंपल सा है, तो किसको मिलाओगे? सिराली सिरा क्षेत्र हो जाएगा। गंगोई सरयू तथा रामगंगा नदियों के बीच का क्षेत्र, यानी हमने किससे मिलाया? 3, फिर मिलाया किसको? 1, फिर मिलाया किसको? 2, फिर 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4, यानी 3 1 2 4, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इस तरीके से आप लोग मिला सकते हैं। अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ में। देखो, पहले मैंने आपको बताया था ना, हिंदी महीनों के नाम आपको याद कर लेने हैं। यहाँ पर उससे सवाल बना, हिंदी के किस माह को गढ़वाली में असूज कहा जाता है? 4 ऑप्शन थे, आषाढ़, आश्विन, मार्गशीर्ष या फिर बैसाख। अब बताओ क्या राइट करोगे? असूज किसे कहा जाता है वो आपको बताना है। असूज किसे कहा जाता है? असूज कहा जाता है आश्विन को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। आषाढ़ को तो आषाढ़ भी कहते हैं, आषाढ़ कहते हैं, और जो मार्गशीर्ष होता है इसे हम कहते हैं मंगसिर। अगला सवाल देखो, तो ऊपर वाला सवाल हम कर चुके हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और रिश्ते को स्थानीय भाषा में किससे मिलाओगे वो आपको बताना है। ये आपको राइट करना है, ध्यान से आपको पढ़ना है और दूसरे से मिलाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मौसी, मौसी होती है कैंज, कैंजा या फिर कैंच कहते हैं हम मौसी को। महिला के भाई का बेटा क्या होता है? महिला के भाई का बेटा होता है भदिया, है ना, ये तो आपको पता होगा। तो इसको मिला लेते हैं हम इससे। माँ की बड़ी बहन, जो माँ की बड़ी बहन होगी वो होगी जड़जा, इसको मिला लेंगे। बहू क्या होती है? बुआरी होती है, बुआरी होती है बहू, तो इसको हम इससे मिला देंगे। इस तरीके से हमने मिला लिया है। मौसी होती है कैंच, महिला के भाई का बेटा होता है भदिया, माँ की बड़ी बहन होती है जड़जा, और बहू होती है बुआरी। देखो, एक शब्द इसमें आया बुआरी, तो बुआरी को आपने किससे मिलाया? बहू से। एक और सवाल पूछा गया था कि मुआरी क्या होता है, ये बताओ। फिर बुआरी तो आपको पता है, लेकिन सवाल अगर आपसे बने मुआरी क्या होता है, मैं आपको फिर से लिख के दिखाता हूँ। मुआरी क्या होता है बताओ, ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने दिया है। बुआरी होता है बहू, लेकिन गढ़वाली में मुआरी का मतलब क्या होता है? मुआरी का मतलब होता है मधुमक्खी। ये सवाल बना हुआ है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, और आपको याद भी कर लेना है, आगे भी परीक्षाओं में ये सवाल बन सकते हैं।
वारी होता है बहू, जब लेकिन अगर आपसे म्वारी पूछा जाए तो म्वारी कहा जाता है म्वारी मधुमक्खी को। तो ये भी हम कर चुके हैं, तो हम बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है ना। चलो, कुमाऊनी शब्द जेठान में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, आण प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, गोताई, घिनौड़, सिटौड़ ये क्या है बताओ। विभिन्न प्रकार की वैवाहिक रस्में हैं, विभिन्न प्रकार के व्यंजन हैं, विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, या फिर विभिन्न प्रकार के पुष्प हैं। गोताई, घिनौड़, सिटौड़ ये क्या है बताओ। विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं। गोताई आपने पता देखा होगा, जो घर के अंदर भी घोंसला बना लेती है, और जो घिनौड़ होता है, सिटौल होता है, ये भी चिड़ियाँ होती हैं आसपास ही देखने को हमें मिल जाती हैं। तो विभिन्न प्रकार के पक्षी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, न्योली वस्तुतः क्या है। न्योली एक कुमाऊनी फसल है, एक मादा पशु है, एक मादा पक्षी है, या फिर एक कुमाऊनी लोक कला है। न्योली का मतलब क्या है। न्योली देखो, मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ। न्योली एक आपने पढ़ा होगा, देखो न्योली पढ़ा होगा, जंगलों या एकांत जगह पर किसी की याद में गाया जाने वाला विरह गीत, यानी दर्द भरा गाना, उसे भी हम क्या कहते हैं, न्योली कहते हैं, ठीक है ना। न्योली गाना आपने सुना होगा, जब एकांत जगह पर कोई जाता है और विरह गीत होता है, दर्द भरा गीत होता है, जंगलों या एकांत जगह में जाकर गाया जाता है किसी की याद में, विरह में ऐसे गाया जाता है, उसे भी हम कहते हैं न्योली गाना। लेकिन एक और होता है, न्योली एक मादा पक्षी भी होता है। न्योली क्या होता है, एक मादा पक्षी भी होती है। यहाँ पर न्योली आपने दो जगह पढ़ा होगा। एक न्योली होता है जंगल के शांत वातावरण पर जाना और किसी की याद में गाया जाने वाला विरह गीत, उसे भी हम कहते हैं न्योली। दूसरा न्योली होता है एक मादा पक्षी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट ऑप्शन करेंगे। न्योली आपने दो जगह पढ़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल राइट ऑप्शन। जो जो चीज़ें हो सकती थी वो मैंने आपको न्योली में बता दी हैं। इसके साथ ही एक सवाल बन सकता है, जैसे यहाँ पर बनाना, न्योली वस्तुतः है क्या है। ऐसा सवाल आपसे बने तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। पक्षी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, वो आपको नोट करने हैं। पहला पक्षी देखो, ऐसा ही सवाल बन जाए, हिलांस क्या है। अगर सवाल बने हिलांस क्या है, फिर से आपको लिख के दिखाता हूँ। इसमें हमने क्या किया था, राइट। न्योली वस्तुतः क्या है, न्योली है एक मादा पक्षी। सवाल बन सकता है हिलांस क्या है। इस पेपर में आपसे न्योली पूछ लिया, अगले पेपर में क्या पता हिलांस पूछ ले, और आप सही करके आ जाएंगे। हिलांस क्या है, ये भी एक पक्षी है। दूसरा मेलवड़ी क्या है, दूसरा है मेलवड़ी क्या है, ये भी एक पक्षी है, ठीक है। हिलांस, मेलवड़ी। और एक ऐसा ही पक्षी क्या होता है, कबूतर प्रजाति का एक पक्षी होता है मल्लियो, ये भी आपको याद करना है। अगर सवाल बने मल्लियो क्या है, तो ये भी एक कबूतर प्रजाति का पक्षी होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर सवाल पूछा न्योली क्या है, तो एक मादा पक्षी। ऐसे सवाल बने हिलांस क्या है, तो एक पक्षी है। मेलवड़ी ये भी एक पक्षी है। मल्लियो ये एक कबूतर प्रजाति का पक्षी है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी को राइट किया। अगले सवाल की तरफ हम दोस्तों बढ़ जाते हैं। मूसो, मुस, मूसा के लिए हिंदी शब्द क्या है। मूसो किससे कहते हैं, हम चूहे से कहते हैं। तो चूहा यानी कौन सा, ऑप्शन नंबर सी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट ऑप्शन करेंगे। अगले सवाल की तरफ दोस्तों हम बढ़ जाएंगे। आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। ये मैंने वीडियो बनाई है, और जो आयोग ने सवाल पूछे हैं पेपरों में, और इसमें कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आयोग ने नहीं पूछा, उसके पैटर्न से बाहर है। ऐसे ही सवाल आयोग पूछ रहा है, और ये पूरी वीडियो में आपके बीच लाया हूँ। ये सारे सवाल एक साथ कंबाइन करके मैंने आपको दिए हैं। अगर आप लोग वीडियो पसंद करेंगे, मुझे कमेंट करेंगे, तो इसका जो पार्ट 2 है ना, अगला पार्ट होगा, तो आपके कहने पर वो भी मैं आपके लिए बनाऊंगा। आपका क्या कहना है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट पार्ट के लिए बोलेंगे तो वो भी मैं आपके लिए बहुत जल्दी बनाऊंगा, और ऐसे ही सवाल उसमें लाऊंगा जो आयोग ने पूछे हैं, या फिर आयोग पूछ सकता है उत्तराखंड की भाषा, बोली, संस्कृति से संबंधित। पहले आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपको वीडियो में बताना है, कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आपको शेयर करना है, और लाइक तो करना ही करना है, ताकि आप जैसे और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए, ठीक है ना। और शेयर भी आप लोग कर देना। चलो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, जोया मुरुली का दूसरा नाम क्या है। पिकालो, अलगोजा, मंडार, या फिर
उपरयुक्त सभी। जोया मुरली, क्या आपने नाम सुना है जोया मुरली का? जो जोया मुरली है इसका दूसरा नाम क्या होता है? अलगोजा होता है। देखो जो जोया मुरली अलगोजा है ना, ये कुछ नहीं होता, ये क्या होता है, सिंपल है। दो बांसुरियों को साथ साथ मुंह में लेकर बजाया जाता है। दो बांसुरियाँ होती हैं, उन्हें साथ साथ मुंह में लेकर बजाया जा रहा है, वही है जोया मुरली। ठीक है, इसे अलगोजा भी कहते हैं। देखो ये क्या होता है, आपने अगर नाम सुना होगा, आपने देखा होगा रामशोर। कितने लोगों ने नाम सुना है रामशोर? ये रामशोर और जो अलगोजा है ना, ये सेम ही होता है, समझ लो। अलगोजा ही रामशोर है। ठीक, ये जो और जोया मुरली ये वही है। जो दो बांसुरियाँ होती हैं उन्हें साथ साथ मुंह में लेकर बजाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अलगोजा कहते हैं। जोया मुरली भी यही होता है और रामशोर भी यही होता है, समझ लो। ठीक है ना, तो अब आपको पता चल गया होगा। अगले सवाल की तरफ दोस्तों हम बढ़ जाते हैं। ढोल दमाऊं पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाए जाने वाला बाजा क्या कहलाता है? ढोल दमाऊं आपने देखे होंगे। चलते समय या यात्रा करते समय बजाए जाने वाला बाजा जो होता है उसे क्या कहते हैं हम? चलवा बाजा, हिटवा बाजा, कटवा बाजा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या कहा जाता है वो वाला बाजा, बताओ जल्दी, आपको कमेंट करके बताना है क्या कहलाता है। हिटवा बाजा कहलाता है, हिटवा बाजा। ढोल दमाऊं पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाए जाने वाला बाजा क्या होता है? हिट्वा बाजा होता है। तो दोस्तों यहीं तक थे आज की वीडियो में सवाल। इसके बाद अगर आप लोग बोलेंगे कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आइए, अगर आप लोग कमेंट कर देंगे ना, तो मैं ज़रूर से इसकी पार्ट 2 भी बनाऊंगा और ऐसे ही सवाल उसमें लाऊंगा जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ज़रूर से वीडियो से आपको फ़ायदा ही मिलेगा। ठीक, तो इसमें ये मैंने वीडियो बनाई थी, कई सारे बच्चे इस बारे में बोल रहे थे मेरे भाई लोग कि ऐसे सवाल बनाइए जो आयोग पूछ रहा है, नए नए सवाल आयोग पूछ रहा है, उन पे बनाइए। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी वीडियो बनाई जाए कि सारे सवाल एक ही जगह बच्चों को, यानी लोगों को, मेरे भाई लोगों को मिल जाए। ठीक, कैसी लगी वीडियो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। पार्ट 2 आना चाहिए, इस बारे में भी आप लोग कमेंट करना। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। जब आप कहोगे कि पार्ट 2 बनाइए, उसके बाद ही मैं पार्ट 2 पे काम करूँगा और एक नई वीडियो आपके बीच लेकर आऊँगा। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी मिलेंगे अगली नई वीडियो में। जय हिंद।